क्योंकि भी मार्केटिंग उनको नहीं आती। आज के टाइम में लोग अपना बस एंटरप्रेन्योर नाम के लिए कुछ भी कर रहे हैं स्टार्ट। आपको भी ऐसा नहीं लगा कि भाई चलो अब तो खत्म हो गया ये, तो अब तो कुछ नई स्टार्ट करनी पड़ेगी? तो सिटी फंडिंग बहुत बड़े प्लेयर्स है उस टाइम में मार्केट में, $200 मिलियन $100 मिलियन की फंडिंग ले चुके थे। अब ये था यार बॉस, इनको बीट करना तो थोड़ा टफ है। कि जब से स्टार्टअप जर्नी शुरू हुई है आप हमेशा 2 वे में काम कर रहे हैं। तो जब मेरे को लगा है कि मैं दोनों के बीच में खड़ा नहीं रह सकता, तो ये रहेगी मेरी प्रायोरिटी जॉब। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप पे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टार्टअप फाउंडर को रिस्क लेना चाहिए। आपने फिर MBA की है, तो MBA करने की भी क्या जरूरत थी, आप अपने स्टार्टअप पे ही काम करो। मेरे लिए सबसे बड़ी डिग्री है पैसा। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है किस्से कामयाबी के एक और नए और जोश भरे एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनकी सोच उनकी उम्र से कहीं बड़ी है। मिलिए 24 साल के आयुष अग्रवाल जी से, जो रेंट सवेरा नाम की यूनिक रेंटल सर्विस के फाउंडर हैं। रेंट सवेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली NCR में आपको लैपटॉप, अस्पताल के बेड, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, प्ले स्टेशन और बहुत भी कुछ किराए पर उपलब्ध कराता है। आयुष जी का सफर DU की कॉलेज सोसाइटी से होकर MBA करने और फिर अपनी खुद की कंपनी बनाने तक पहुंचा। उन्होंने अपनी जर्नी में ना सिर्फ स्टार्टअप खड़ा किया, बल्कि उसे फुल टाइम जॉब के साथ भी बैलेंस करना सीखा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे बिना फंडिंग के स्टार्टअप को स्केल किया जा सकता है, कि कैसे MBA और कॉर्पोरेट अनुभव से एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूती मिलती है, कि कैसे एक स्मार्ट आइडिया से सेटल्ड बिजनेस मॉडल में भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, और कैसे आज के युवा सिर्फ जोश में नहीं, होश के साथ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस खास बातचीत को मेरे साथ को होस्ट करेंगे मेरे पार्टनर मुकेश सिंगला जी, जो ना सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बल्कि एक अनुभवी वैल्यूएशन प्रोफेशनल भी हैं, जिन्होंने सैकड़ों स्टार्टअप को उनके ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की दिशा दिखाई है। तो चलिए सुनते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट से कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और यंग एंटरप्रेन्योर बनने तक की ये शानदार कहानी, सिर्फ किस्से कामयाबी के इस दमदार एपिसोड में। तो आयुष जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम, और Thank you. आपने अपना टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके थोड़े से एजुकेशनल और पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th 12th पूरा स्कूलिंग एक ही स्कूल से करी है, एंड 10th तक मैं बोलूँगा कि मैं एक नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट था, 70-80% वाला। तो 10th तक पूरा मेरे को सोशल साइंस बहुत गंदी लगती थी। मेरे को था कि मेरे को रट्टा नहीं हो सकता मेरे से। मेरे को अगर प्रैक्टिकल कुछ चीज़ दिख रहा है जहाँ मैं फॉर्मूला या फंडा कुछ देख सकता हूँ, मेरे लिए वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो 11th में कॉमर्स लिया ये सोच के कि CA करूँगा। 11th में जब आया तो देखा अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट अच्छे लगने लग गए। अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट देखा CA में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन से डर नहीं था, बट कुछ अलग करना था, कि कुछ अपना स्टार्टअप करना है, कुछ भी नया करना है। CA तो सब कर रहे हैं, और आगे वाले टाइम में थोड़ा हो सकता है सैचुरेटेड इंडस्ट्री भी हो जाए। तो 11th में देखा इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है, बिजनेस स्टडीज़ अच्छी लग रही है, उसमें केस स्टडीज़ होती थी, तो मल्टीपल बिजनेस को पढ़ना, उनके बारे में समझना, इसमें मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा इंक्लिनेशन रहा है। तो देखा इंटरेस्ट आने लग गया अकाउंटेंसी इन सब्जेक्ट्स में, तो अच्छे से मेहनत करी। उसकी वजह से मेरे को DU में एडमिशन मिल पाया। अब कॉलेज में जब आए तो देखा कि यार सब्जेक्ट्स तो वही हैं, इंटरेस्ट कुछ बना नहीं, बट उस चीज़ पे रोने की जगह उस चीज़ को एज अ प्रैक्टिकल चीज़ देखी गई कि यार DU में सोसाइटीज़ बहुत है। तो मैंने स्टार्टिंग में सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर ली, एंटरप्रेन्योरशिप सेल ज्वाइन कर लिया, कॉमर्स सोसाइटी ज्वाइन कर ली, फाइनेंस सेल ज्वाइन कर लिया। अब इनसे डिफरेंट नॉलेज मिली। उसमें मैं किसी सोसाइटी में ऑपरेशन हेड बना, किसी में मैं स्पॉन्सरशिप ला रहा था, किसी में मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केटिंग कर रहा था। तो तीनों चीज़ों में एक एटमॉस्फेयर मिल गया। अब उससे क्या हुआ, उससे मेरे को एक बेनिफिट मिल गया, जो कि आज के टाइम में अगर कोई MBA कर रहा है उनको भी नहीं मिलता। लोग MBA कर रहे होते हैं, अगले साल प्लेसमेंट लगनी है, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है। बट ये सोसाइटीज़ की वजह से मेरे को एक प्रैक्टिकल, एक आप बोलो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मेरे को तो मार्केटिंग में ही जाना है, फाइनेंस इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल से बहुत नेटवर्किंग हुई, इवेंट्स कराए, फिर इंडस्ट्रियल विजिट्स, मैंने खुद कंपनीज को पिच करा, स्पॉन्सरशिप लाया, मेरी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो गई। जो आपने सोसाइटीज़ का जिक्र किया है या जो सेल्स वगैरह जो बनी हुई हैं, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली सबके लिए ओपन होती है या उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? मतलब जी,
तो वो सबके लिए ओपन होती है। और मैं बोलूँगा कि कोई भी ड्यू में अगर जा रहा है या किसी भी कॉलेज में जा रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरे को कैट की तैयारी करनी है, मेरे को जॉब की तैयारी करनी है, मेरे को यूपीएस की तैयारी करनी है, मेरे को किसी की भी तैयारी करनी है, तो मैं सोसाइटी ज्वाइन नहीं करता, मेरा टाइम वेस्ट है। नहीं, सोसाइटीज़ और क्लब्स आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही बढ़ा रहा है। तो वो सबके लिए ओपन होती है। आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो मल्टीपल सोसाइटीज़ के आपके फॉर्म्स खुल जाते हैं, आप उन फॉर्म से अप्लाई करो तो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे लेते हैं। जनरली होता क्या है भाई, घर की तरफ से भी ये होता है कि आप कॉलेज जाते हो पढ़ने के लिए, या इवन आपके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, भाई ये तो कॉलेज क्या है, पढ़ाई क्लास तो लगा नहीं रहा, लेक्चर तो ले नहीं रहा, बिल्कुल, सोसाइटी ज्वाइन कर ली, इसको तो मस्ती करनी है। बिल्कुल। तो ऐसा भी कोई क्राइटेरिया रहा था कि भी पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा आया कि कोई कॉलेज की इसलिए बिल्कुल रहा था। पेरेंट्स को लगता था कि यार ये क्या फालतू की चीज़ें कर रहा है। हर पेरेंट को लगता है कि यार अब डीयू में पैसा तो जाता नहीं, 8,000 रुपये की फीस होती है साल की, तो वो वाला गेम तो चलो हट गया कि पैसा लगा रहा हूँ, क्या करके आ रहा है। बट ये ज़रूर था कि आगे एमबीए करनी है और ये फालतू की चीज़ों में क्या टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। बट पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव थे इस मामले में। 3 महीने 4 महीने में उन्होंने देखा कि मैं मल्टीपल लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे जो नेटवर्क्स हैं, बैनर मतलब मार्केटिंग में कर रहा हूँ तो मैं बैनर्स बनवा रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, ऑपरेशंस में मैं था तो लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उनको धीरे धीरे समझ आने लग गया कि हाँ टाइम वेस्ट तो नहीं है, हाँ पढ़ाई की बात अगर रही तो हाँ वहाँ पे वो हैम्पर हो रही है चीज़। लेकिन धीरे धीरे समझाया पेरेंट्स को, बोला कि एग्ज़ाम आने पे आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर एग्ज़ाम्स आए तो एग्ज़ाम्स के टाइम में रात रात भर जाके पढ़ता भी था, मार्क्स भी लेके आता था। मतलब ऐसा भी नहीं कि 90%, बट जितना चाहिए था उतना ले आया, 70-80% चाहिए था उतना ले आया। तो धीरे धीरे वो समझ आने लग गया उन्हें भी। एक चीज़ और बताइए, लोग जब अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं तो जनरली क्या है, टाइम पास यही करते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर ली, पार्टी कर ली, भाई वो अपने लेक्चर्स वगैरह बंक करते हैं, तो ये चीज़ों में टाइम पास करते हैं। आपने ये चीज़ें करी, अपने स्टार्टअप को टाइम दिया, तो कभी आपका ऐसा मन नहीं करा कि भाई चलो मैं भी कभी कर लेता हूँ? मेरे को लगता है फ्रेंड सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके कॉलेज लाइफ में, जॉब लाइफ में, हर जगह। एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एरोमा आपको जब दिखता है अपने फ्रेंड सर्कल में। अब जैसे मैंने बोला मैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल में था, तो मेरी जो कंपनी थी, जो मेरी संगत थी, वो सब बिजनेस माइंडेड थोड़ा सोच वाली थी। तो पार्टी भी करता था, ऐसी बात नहीं है, मतलब हफ्ते में एक बार मैं बाहर जाता ही था दोस्तों के साथ। बट ये था कि उस वजह से काम हैम्पर नहीं हुआ। अब पार्टी भी कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि अगर मैं किसी कैफ़े भी गया तो वहाँ पे जो मेरी बात हो रही है लोगों से, वो स्टार्टअप की उससे हो रही है। मतलब फालतू की बात भी होती है, लेकिन मेरे को लगता है संगत ये सब मैटर करती है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को ले कैसे रहे हो। बट हाँ, इन्जॉय सब करना चाहिए। एज होती है हर चीज़ की, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो कॉलेज में आपकी स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हुई? ये आइडिया आपको कैसे आया? अब ये था कि स्टार्टिंग में कुछ तो करना है अपना, लेकिन जस्ट फॉर द नेम सेक नहीं करना। आज के टाइम में लोग अपना बस एंटरप्रेन्योर नाम के लिए कुछ भी कर रहे हैं स्टार्ट। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, वो मैटर नहीं कर रहा लोगों के लिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पैसा तो 2 साल बाद भी बन जाएगा, अपनी ब्रांड नेम 2 साल बाद भी बन जाएगी, बट आप इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो वो एक मैटर करता है स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो सेकेंड ईयर में था जब मैं, तो ऐसी एक सीनियर से बात हो रही थी, तो उसने बोला आयुष यार मेरा ये फर्नीचर पड़ा है मेरे फ्लैट में, ये बिकवा दे। तो मैंने पूछा कि बेचना क्यों है आपको, अपने पिछले साल तो लिया होगा। तो बोले कि यार 1 साल पहले लिया था, सेकेंड ईयर में अब मैं घर जा रहा हूँ वापसी, थर्ड ईयर आने वाला है, अब इसका सामान को रखूँगा क्या, इसको बेचना है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब 1 साल में मैं फर्नीचर ले रहा हूँ 50,000 रुपये का, अगले साल में उसको 10,000 रुपये बेच रहा हूँ, 40,000 रुपये का मेरा घाटा, तो क्या फ़ायदा हुआ। अब यही एक आइडिया आया माइंड में कि यार अगर 15,000 रुपये 2 साल का फर्नीचर रेंटल मिलता है तो वाई नॉट। अब फिर मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करा, रेंटो मोजो, फर्लेंको, सिटी फर्निश, बहुत बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम में मार्केट में, $200 मिलियन, $100 मिलियन की फंडिंग ले चुके थे। अब ये था यार बॉस, इनको बीट करना तो थोड़ा टफ है, इनके से लड़ना तो थोड़ा टफ रहेगा। तो ये रहा कि कोई बात नहीं, ऊबर था तो ओला भी आया, जोमेटो था तो स्विगी भी आया, तो हम भी बना लेंगे, कुछ अलग बनाऊंगा लेकिन उनके जैसा नहीं बनाऊंगा। फिर लोगों से बात हुई, मेंटर्स थे मेरे थोड़े, उनसे बात करी, तो देखा कि यार वो तो सारा फर्नीचर खुद रख रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वेयर हाउसिंग बना रहे हैं, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, यहाँ पे स्टोर्स रख रहे हैं, फिर डिलीवरी करा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, और फिर उस वजह से वो कस्टमर सर्विस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो फिर सोचा कि यार क्या कर सकते हैं। अब ये था कि मैं खुद तो सामान लूँगा नहीं, इन्वेस्टमेंट को मैं एज अ बैरियर नहीं देखूंगा कभी, बट उसका एक ऑल्टरनेट देखूंगा कि वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट एज अ बैरियर मेरे को दिख रही है, क्या मैं उससे एक नया चीज़ लेके आ सकता हूँ। तो हुआ कि मार्केट में ऑफलाइन डीलर्स हैं, एयर कंडीशनर्स के थे, फर्नीचर के थे, कैमरास के थे,
तो ये सोचा कि उनसे कोलैबोरेट करता हूँ यार। उनसे मैं जाता था, मैं बोलता था यार मैं आपके लिए मार्केटिंग रन करूँगा, आपको मैं ऑर्डर दूंगा, वहाँ से जो ऑर्डर आएगा मैं आपको दूंगा, आप मेरे को उसमें कमीशन दे देना। इस आइडिया से मेरा पूरा स्टार्टअप चालू हुआ। फर्नीचर के, मेरे को याद है मैंने फर्नीचर के इनिशियल 2 मंथ्स में 3 से 4 ऑर्डर कर दिए थे। नॉट अ वेरी बिग ऑर्डर गेम, बट अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो मेरा 10,000 रुपये का हो गया था। 18 साल के बंदे के लिए अगर 10,000 रुपये उसके आ रहे हैं 2 महीने में, तो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ थी। फिर ये स्टार्टअप चलता रहा। फिर सोचा कि अब कॉर्पोरेट नॉलेज भी लेनी है तो जॉब करता हूँ या तो, लेकिन बनिया बुद्धि कि जॉब करूँगा तो लेकिन स्टार्टअप नहीं छोड़ूंगा अपना। फिर ये हुआ कि ठीक है MBA करते हैं, साथ साथ करता रहूँगा स्टार्टअप भी। तो कैट की तैयारी करी। कैट की तैयारी के साथ अब तो मैं मेट्रो में जाता था, वहाँ पे मैं अपने क्रिएटिव्स बना रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, डीलरशिप से बात कर रहा हूँ, डीलर से बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मन में जिज्ञासा है और मन में एक ठान लिया तो टाइम आपका निकल जाएगा। फिर MBA करा। MBA मैंने करी TFI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, टापनी मणिपाल से। तो वहाँ पे भी मेरा कोविड बैच था क्योंकि, तो 1 साल तो ऑनलाइन चला, तो वो मेरे को एक बेनिफिट मिल गया कि ऑनलाइन के साथ साथ तो टाइम मिलता ही था। अब जो मैं उसको ऐसा गलती नहीं बोलूँगा अपनी, बट मेरा स्टार्टिंग से फिक्स था, जैसे मैंने बताया कि मेरे को मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट की जॉब्स करनी थी, तो फाइनेंस मेरे को मतलब समझ आ गया था कि फाइनेंस इज नॉट कप ऑफ माई टी। तो मैं फाइनेंस की क्लास में इतना ध्यान ही नहीं देता था, ऑनलाइन था। तो फाइनेंस की क्लास चल रही है, मैं अपना वहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, फेसबुक के एड्स देख रहा हूँ, एनालिटिक्स कर रहा हूँ पूरा। जब आपने 11th 12th स्टार्ट की, उस टाइम आपने बताया कि भाई आप CA बनना चाह रहे थे, उसी के पर्सपेक्टिव से आपने ये सारी जी कॉमर्स की लाइन में आप आए। जी अब आप कॉलेज में गए, आपने एक्सपीरियंस किया कि भाई अब आप स्टार्टअप में लग गए। जी। ये आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मैं सारी पढ़ाई छोड़ दूं, या CA करनी थी तो CA परस्यू करूं? जी। और आपने फिर MBA की है, तो MBA करने की भी क्या जरूरत थी, आप अपने स्टार्टअप पे ही काम करो। MBA करने की ज़रूरत ये थी मेरे को कि मेरे को एक स्टैंड बाय डिग्री चाहिए थी। मेरे को ऐसा रिस्क मैं लेता हूँ, स्टार्टअप फाउंडर को रिस्क लेना चाहिए, बट वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। मतलब मेरे को था कि कोविड बैच है, MBA मैं कर लूँगा, साथ बाय साइड मेरा स्टार्टअप तो चल रहा है, वो तो हैम्पर नहीं हो रहा ना। तो MBA की एक डिग्री होगी तो आगे कल को भगवान ना करे कुछ भी मार्केट कंडीशन होती है, स्टार्टअप फाउंडर को लड़ना चाहिए उसके अगेंस्ट में, बट 0.1% अगर वो फेल हो गया तो क्या मेरे पास बैकअप ऑप्शन है। और कुछ ये भी था कि मेरे को इन्वेस्टर्स नहीं लेने थे, मेरे को बूटस्ट्रैप ही करना था, आगे जाके फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी थी। तो ये था कि 4-5 साल जॉब करके पैसा कमाऊंगा, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा। आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी डिग्री है CA बन जाएगा, CA बन गया हमारा लड़का, या गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मेरे लिए सबसे बड़ी डिग्री है पैसा। मेरे को जो इंटरेस्ट है वो है कि मैं सारी चीज़ें एक बार में सीख लूँ, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों में अपने हैंड्स डर्टी कर लूँ। फाइनेंस में कर लूँ, मार्केटिंग में कर लूँ, ब्रांड मार्केटिंग में कर लूँ, पैसा कैसे कमाना है वो उसमें कर लूँ, इन्वेस्टर्स में कर लूँ। अब रही बात आती है CA क्या है, एक्सपर्टीज़। आज के टाइम में CA बहुत अच्छी डिग्री है जो बिजनेस समझ पा रहे हैं, लेकिन जो CA का काम है वो मैं अगर अपने बिजनेस में कर लूँ तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। CA जो कर रहा है वो अगर मैं विदाउट CA की डिग्री के साथ कर लूँ, किसी CA दोस्त के साथ मिलके, तो क्यों नहीं। तो स्टार्टिंग से ये रहा कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉमर्स ली ही थी CA करने के लिए, बट फिर समझ आया कि यार मेरे को एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना, मेरे को सारी चीज़ में अपने पैर फैलाने हैं, सारी चीज़ में हैंड्स डर्टी करने हैं। तो उसमें समझ आया कि यार वो तो फिर बिजनेस में ही मिल सकता है। तो इसलिए हुआ कि यार स्टार्टअप ही करेंगे, सारी चीज़ें की नॉलेज लेंगे। अब MBA करने से ये फ़ायदा हुआ कि स्टार्टअप में जो मिसिंग चीज़ें थी, मार्केटिंग की मिसिंग चीज़ें थी, एक नेटवर्किंग हो गई, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं उनसे बात करता था कि सर क्या नया कर सकते हैं, इवेंट्स होते थे, एलुमनाइज आते थे तो उनसे बात होती थी कि कैसे कर सकते हैं सर, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मेंटर ने मेरे को बताया कॉलेज में भी, DU में जमा था कि यार B2C से B2B पे जाना पड़ेगा तेरे को। तो 2 दिन में समझ आ गया कि हाँ सही कह रहा है। मार्केटिंग करता था तो समझ आ गया कि यार ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं रहा, ऑफलाइन मार्केटिंग में भी तेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वैसा चलता रहा। फिर जॉब मिली मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर में, फिर मैं इंश्योरेंस में आया, मैंने बैंगलोर जॉब करी। आपने अपनी MBA कर ली, उसके बाद आप अब जॉब कर रहे हैं जी। तो उस स्टेज पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि भी मैं अपने स्टार्टअप्स पे फोकस करता हूँ, उसी को बिल्ड करता हूँ? तो आज के टाइम में आप देखोगे एंटरप्रेन्योर्स, नए न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनकी जॉब लगती है वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा पैकेज छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं छोड़ना चाहिए, बट आपके पास एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए माइंड में कि यार अगर मेरा ये 1% चांसेस रिस्क जो है वो वर्कआउट नहीं करा तो आप करोगे क्या। तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम में मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिनको 1 साल हुआ था जॉब करते हुए,
और छोड़ दिया कि यार नया स्टार्ट कुछ कर लूँगा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जब हो गया तब जॉब छोड़ो। अब अगर मेरे को लगता है मेरी जॉब की वजह से मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, अगर मेरा कितने का भी पैकेज हो मैं वो छोड़ के वो पैसा स्टार्टअप से कमा लूँगा अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, तब तो जॉब छोड़नी चाहिए। अब मेरा जो मैं स्टार्टअप में अभी कर रहा हूँ उससे मेरा जॉब भी हैम्पर नहीं हो रही, जो मैं जॉब कर रहा हूँ उससे मेरा स्टार्टअप हैम्पर नहीं हो रहा, तो छोड़नी क्यों है? एटलीस्ट बूटस्ट्रैप करके पैसा तो एक्यूमुलेट करो अपने पास। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को फुल टाइम जॉब ही करनी है या वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट आपके पास जब आपका एक जो होता है ना कि ऐसे एक मदर होती है, आपका जब बेबी एक एज तक आ गया तब वो जॉब स्टार्ट करती है, तो ऐसा ही स्टार्टअप में होना चाहिए। स्टार्टअप भी आपका एक बेबी ही है। तो आप सोचो कि जब तक मेरा स्टार्टअप एक अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर लेता तब तक मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब इतनी ज़्यादा पेनफुल हो रही है कि आप इसको साइड रख के स्टार्टअप बना ही लोगे, मतलब आपको दिख रहा है पोटेंशियल दिख रहा है पैसे कमाने का, ब्रांड बनाने का नहीं, तब आपको जॉब छोड़नी चाहिए। मतलब एक अच्छा टाइम होना चाहिए उसका जब आप जॉब छोड़ रहे हो। जॉब करते वक्त आपने स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ाया? हम जनरली सुनते हैं कि जब लोग जॉब करते हैं तो उनका जॉब का जो शेड्यूल है वो इतना हेक्टिक हो जाता है कि उनको किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आपने अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया, जॉब भी करी, तो वो आपने कैसे टाइम को मैनेज किया? बैंगलोर जॉब करके मैंने एक उसको ऐसा एडवांटेज देखा कि यार दिल्ली एनसीआर में मेरी मार्केट थी, बैंगलोर में भी फर्नीचर और ये स्टार्टअप का पूरा है ही, तो बैंगलोर में एक्सपैंड करता हूँ। मतलब कुछ भी मेरी प्रॉब्लम आई तो मैंने उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी ही देखी है, जो कि हर किसी आदमी को देखनी चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। क्योंकि आपके पास अगर कोई सिचुएशन आ गई, वो आई गई, अब आप उसको रोके करो, हंस के करो। तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, अपनी सर्विसेज को बैंगलोर में एक्सपैंड करा, क्योंकि फर्नीचर मार्केट बहुत स्ट्रांग थी बैंगलोर में, सब बाहर से आते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपैंड करा। फिर मैं दिल्ली एनसीआर वापसी आया ट्रांसफ़र लेके, वहाँ पे फिर धीरे धीरे अब स्टार्ट करी। अब धीरे धीरे पैसा तो आने लग गया, अब धीरे धीरे समझ आया कि यार ब्रांड बनानी है अपनी। तो मेरा जो स्टार्टअप का नाम था वो रेंटोलॉजी AB था पहले। तो कभी सोचा नहीं, रेंटोलॉजी नाम से सोचा कि यार रेंटोलॉजी एक साइंस ऑफ रेंटिंग चल रहा है, और अब वर्ड मेंशन कर दिया कि अब एरा आ गया है रेंटोलॉजी का एक नया, मतलब रेंटिंग का। लेकिन कभी सोचा नहीं कि उसको लोग पढ़ेंगे कैसे। तो ये छोटी छोटी बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं जो एक आई थिंक एंटरप्रेन्योर करता है, बट गलती से ही सीखता है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा से पिवटिंग करी, पिवटिंग एज एन ब्रांड नेम पे करी। मैंने रेंट सवेरा नाम रखा, देखा कि कलर्स क्या होने चाहिए, ब्रांड लोगो में क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए। रेंट सवेरा में देखा कि सेव वर्ड आ रहा है तो मैं उसको एज अ ब्रांड स्टोरी पिच कर सकता हूँ कभी भी, कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। सवेरा वर्ड आ गया तो मार्केटिंग एक नया, मतलब एक उजाला है रेंटिंग का, मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में आज के टाइम में रेंटिंग के लिए। अब आज के टाइम में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो मेरे को खरीदना ही पड़ेगा फर्नीचर या AC। पता ही नहीं है लोगों को कि यार मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, तो 1 साल के लिए 3 महीने के लिए मैं फर्नीचर भी ले सकता हूँ। अब मेरा जो SKU हुआ है उसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल है हॉस्पिटल बेड्स का। अगर भगवान न करे किसी का कोई पेशेंट है, उसको घर पे बेड चाहिए होता है, बेड तो चलो बहुत दूर की बात है, वॉकर भी चाहिए होता है किसी के, उसमें प्लास्टर लगा, तो 1500-2000 रुपये का वॉकर आता है आज के टाइम में। लोगों को पता ही नहीं है कि वो 15-20 दिन के लिए उन्हें चाहिए, तो वो 200 रुपये 15 दिन का मिल जाता है, तो आपके 1300 रुपये तो बचे। 1500 रुपये का आप लेके उसको पड़ा रहेगा या किसी और को दोगे तो क्या फ़ायदा। तो मतलब अवेयरनेस है एक। फिर ये था कि ऑर्डर कैसे आएंगे, ऑर्डर मार्केटिंग से पूरा आया, सोशल मीडिया मार्केटिंग करी। अब मार्केटिंग की नॉलेज तो थी नहीं, तो वो हिट एंड ट्रायल चलता रहा। मतलब इनिशियल लेवल पे मैं 500 रुपये 100 रुपये फेसबुक पे खर्च करता था, 0 रिटर्न आता था। बट विद इन 6 मंथ्स मेरे को अपनी ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो मेरे को अभी भी वो टाइम याद है, मैंने 200 रुपये लगाए थे मार्केटिंग में फेसबुक पे, मेरे पास 20 कन्वर्जन हो गए थे। मतलब 50 लीड्स थी और 20 कन्वर्जन थे। मतलब आप सोचो कि 200 रुपये लगा के मैंने 25,000 रुपये का रेवेन्यू कमाया था 15 दिन के अंदर, AC प्योरली ACs पे। और उसके बाद रिपीट ऑडियंस भी बहुत आई। तो अब जॉब के साथ साथ मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। अब वही सेम सिनेरियो आएगा कि यार जॉब बहुत स्ट्रेस टाइम लेती है, पूरा वर्क कल्चर बिजी रहता है। मेरी भी जॉब बिजी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं जॉब में ट्रैवल कर रहा हूँ उस टाइम तो मेरे पास टाइम है। मैं सो रहा हूँ तब तो मेरे पास टाइम है। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी जॉब होगी कि आप 7 बजे उठ के 12 बजे तक काम कर रहे हो रात के। तो 1-2 घंटे लंच टाइम में आप टाइम निकाल लेते हो अगर आपके अंदर एक इच्छा होती है। तो आयुष जी, जनरली एक कहावत है कि आप अपने पाँव 2 कश्तियों में ना रखें, एक के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें। लेकिन आपकी जब से स्टार्टअप जर्नी शुरू हुई है, आप हमेशा 2 वे में काम कर रहे हैं।
आपने इनिशियल कॉलेज के साथ स्टार्टअप किया, फिर एमबीए की उसके साथ भी किया, अब आप जॉब भी कर रहे हैं, स्टार्टअप का भी कर रहे हैं। जी। तो इस पे क्या विचार है आपको? क्या लगता है कि भी एक तरफ फोकस करना लेना चाहिए, या फिर आपको ऐसा भी कभी फील होता है कि भी आप कुछ टाइम बाद ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि आपकी बात सही है, कहावत है 2 कश्तियों में कभी सवार नहीं होना चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि अगर दोनों कश्ती आपकी हो, दोनों को ही आप आगे ले जाओ तो क्यों नहीं। बिजनेस तो ऐसे ही खड़ा होगा ना, बिजनेस तो कभी एक गाड़ी से तो नहीं बनेगा। आपके पास अगर जो आज के टाइम में डिलीवरी वाले भी हैं, जोमेटो एक डिलीवरी बॉय पे तो कभी फिक्स नहीं रहेगा। जोमेटो ने भी आप देखोगे कि फूड डिलीवरी पे आया, फिर हाइपर प्योर निकाल के आया, इवेंट वाले पे आया, तो वैसा चलता है। अब रही बात जॉब और स्टार्टअप चालू आप साइड बाय साइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मेरे को लगता है वो अपने अंदर एक विजन होना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ पे कितना फोकस रखना है। जॉब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो आज के 5-6 साल बाद मैं सिर्फ स्टार्टअप करूंगा, या हो सकता है उससे पहले, तो उसका पैसा मेरे को अभी जॉब ही दे रही है, अभी वो स्टार्टअप उतना नहीं दे रहा। तो मेरे को लगता है कि दोनों चीज़ें पे मैं फोकस करूंगा। स्टार्टअप तो मेरा साइड बाय साइड बन ही रहा है, जो मेरी एमबीए की डिग्री काम आ रही है वो मेरी जॉब के लिए काम आ रही है, तो जॉब भी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, स्टार्टअप पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ। जॉब में जब मैं कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, तब मैं सिर्फ जॉब पे ध्यान दे रहा हूँ। लंच टाइम में मेरा वो मी टाइम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस टाइम में मैं अपने स्टार्टअप पे ध्यान दे रहा हूँ। अब जब मैं जॉब से फ्री हो गया, जब मैं घर आ रहा हूँ, तब मैं स्टार्टअप पे ध्यान दे रहा हूँ। तो बेसिकली बात सारी ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। जॉब की वजह से स्टार्टअप हैम्पर नहीं होना चाहिए, स्टार्टअप की वजह से जॉब हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो जब मेरे को लगेगा कि दोनों कश्तियाँ अलग अलग डायरेक्शन में जानी स्टार्ट कर रही हैं और मैं दोनों के बीच में खड़ा नहीं रह सकता, तो एक कश्ती जो कि रहेगी मेरी प्रायोरिटी जॉब, एक कश्ती को तो जाने दूंगा ही। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप पे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी आप उसी कश्ती में सवार होके और अपनी जॉब को स्किप करके कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ा लें, उसमें फंडिंग ले लें, या उसको मतलब फुल फ्लैज तरीके से आप उसको एक्सपेंशन मोड में काम करें। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक स्टार्टअप का, हर एक ब्रांड का एक फेज होता है। अभी जो मेरा फेज है, अभी मेरा फेज देखो ये है कि मैंने डीलरशिप टाइप कर लिया, मेरे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो रेगुलर हो गए। अब दूसरा मेरा फेज आएगा कि रिपीट ऑडियंस कैसे मैं लेके आ पा रहा हूँ। तीसरा आएगा मेरा ऑर्डर लीकेज हो रहा है कि डायरेक्टली डीलर बात कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो हर एक चीज़ का एक फेज है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, देखो मेरे पास बूटस्ट्रैप है पैसा, है ना, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं इन्वेस्टर से बात करूँ कि फंडिंग उठाऊँ, बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं खुद का इतना पैसा ले लूँ या खुद का एक लोन ले लूँ कि मैं जॉब छोड़ के स्टार्टअप पे पूरा फुल फ्लेजेड आ जाऊँ। तो जॉब करने का मेरा भी प्राइमरी मोटिव ये है कि पैसा आना स्टार्ट हो जाए, पैसा मेरे पास इन्वेस्ट हो जाए, वो मैं स्टार्टअप में लगा दूंगा। ठीक है, अब रही बात आती है कि दोनों कश्तों में मैं सवार हूँ। दोनों कश्तों में मैं सवार तब तक रहूँगा जब तक स्टार्टअप पे मैं फुल फ्लेजेडली मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड मनी नहीं हो जाएगा। कॉन्फिडेंस पूरा है, कॉन्फिडेंस तो अपना ही बेबी है, तो नहीं भी होगा, खोटा भी निकलेगा तो अपना ही बेबी है। लेकिन तो आप फंडिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे इसमें? फंडिंग की तरफ मैं अभी नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि अभी जब तक मेरा एक अच्छा रेवेन्यू नहीं आ जाता, उससे पहले मैं फंडिंग नहीं उठाना चाहता। क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे कि फंडिंग एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव वर्ड है आज के टाइम में, बट आप देखोगे कि फंडिंग भी ना, मतलब आपको दाग के देनी चाहिए। मेरे को लगता है अगर आपको नीड है एक्चुअल में तो ही लो, वरना मत लो। जनरली लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो अपनी कहीं ना कहीं 2, 4, 5 लोगों की या तो फाउंडर्स की टीम होती है, या कुछ वैसे जो स्टाफ की स्ट्रेंथ या उस तरीके की कोई ना कहीं वो स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। जी। आपने सारा काम अपने आप किया है, आज भी अपने आप कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई चलो आप जैसे आप फंडिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक टीम बनाने की भी आपको जरूरत है? जो टीम हायर करके जो मेरे को मिलता, जैसे मार्केटिंग एक्सपर्टीज मिलती, फाइनेंस एक्सपर्टीज मिलती, और आपका वेंडर मैनेजमेंट एक्सपर्टीज मिलती, तो वो मैंने कॉलेज टाइम में, मैंने स्टार्ट अर्ली कर लिया था, वो मेरे पास कॉलेज टाइम में मेरे पास एक टाइम मिल गया उस चीज़ को सीखने के लिए, है ना। तो कॉलेज टाइम में मैंने ये पूरा सीख लिया, तो आगे जाके टीम हायर करूँगा ज़रूर, बट उस टाइम पे करूँगा जब लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा। जब तक चल रही है गाड़ी मेरे से, तब तक ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ। अदर देन दैट नहीं होगा तो फिर कंडक्टर सीट पे बैठ के दूसरा काम करूँगा, ड्राइवर सीट पे किसी और को बैठाऊँगा। उसका मतलब लेकिन ये नहीं होगा कि मैं घुसा नहीं हूँगा। अब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जनरली कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को फाइनेंस की नॉलेज तो अच्छी हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन आपने जो मार्केटिंग की और की उसका तो कहीं आई थिंक एक्चुअल मतलब बुक्स में तो कहीं नॉलेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बड़ा चैलेंज नॉर्मली भी रहता है कॉमर्स स्टूडेंट्स को कि भी मार्केटिंग उनको नहीं आती। जी जी। तो आपने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया मार्केटिंग के बेस पे,
तो वो कैसे डाइवर्ट हुआ, क्या चीज़? जी, तो एमबीए मेरी यहीं पे काम आई सर सबसे ज़्यादा। अब फाइनेंस की नॉलेज थोड़ी बहुत थी, बनिया बुद्धि थी थोड़ी, वो जुगाड़ू और पैसा कैसे घुमाना है, कहाँ से लाके कहाँ डालना है, वो सब हो गया था। अब बात आती है मार्केटिंग कैसे करूँ। अब मार्केटिंग के लिए एमबीए में भी अगर आप देखोगे तो 2004-2002 की कोटलर की बुक चल रही है। उस टाइम में मार्केटिंग जो थी, आज के टाइम में आप उसको बीट थोड़ी करोगे। उस टाइम तो ऑनलाइन मार्केटिंग ही नहीं थी कुछ। ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ा सीखा, फेसबुक पे स्टार्ट करा। कोई मेरे दोस्त बोलते थे यार वेबसाइट बना, 70,000 रुपये की वेबसाइट बन रही है। सीखा मैंने खुद से रन करके। फेलियर आया 2 बार 4 बार 5 बार फेलियर आया, 1000-2000 रुपये वेस्ट हुए। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बोला, 4 मार्केटिंग ऐड मेरी फेल हुई, 2000 रुपये मेरे बर्बाद हुए। अब 5वीं ऐड 200 रुपये लगाए, 25,000 रुपये का रेवेन्यू दे गई। तो वो धीरे धीरे आपको सीखने से ही आएगा। मतलब आप जब तक उस चीज़ में घुसोगे नहीं। अब लोग मेरे को बोलते थे यार तू सारी एड्स के पैसे तो बर्बाद करा, 2-3 हज़ार रुपये तो बर्बाद कर चुका है उस टाइम में, तो तू एक बंदा हायर कर ले, एक वेबसाइट बनवा, 70,000 रुपये की वेबसाइट बनवाता हूँ, 1 लाख रुपये का ये बंदा आ रहा है वो आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे को वो करना ही नहीं। अगर मैंने वो कर लिया तो मैं तो फिर एक कंपनी बना रहा हूँ, मैं कोई स्टार्टअप नहीं बना रहा। मैं कुछ सीखने के लिए स्टार्टअप नहीं बना रहा, मैं बस पैसा कमाने के लिए बनाऊंगा। फिर वो मेरे को सीखना भी था, एक अंदर से जो चुल थी वो सीखने की थी स्टार्टअप के साथ साथ। तो देखा मार्केटिंग रन करके, फिर सोचा कि वेबसाइट का काम तो है नहीं, लेकिन एक ब्रांड प्रेजेंस के लिए चाहिए। तो वर्डप्रेस है, हबस्पॉट है, ऑनलाइन रिसर्च करा कि यार फ्री में वेबसाइट कैसे बन सकती है। तो डोमेन वगैरह खुल लिया, यूट्यूब पे वीडियोस थी, गूगल के कोर्सेज थे, उनसे धीरे धीरे समझ आया कि कैसे रन कर सकते हैं मार्केटिंग, कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो मेरा फ्री में वेबसाइट बनी, फ्री में मैं कोर्स सीख गया, एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई। तो बेसिकली जो काम इंटर्नशिप या जो काम मेरे को जॉब वाला कराता, वहाँ पे गाली सुनता कि यार ये फेल हो गई, वो मैंने अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट करा और टचवुड आगे वो चीज़ें काम कर गई। अब मेरे को वेबसाइट बनानी आ गई, कोडिंग वगैरह नहीं, बट एक ब्रांड होम पेज बनाना आ गया, मार्केटिंग रन करने आ गई, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे डालनी है वो बनानी आ गई। तो मैसेज सबको यही है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज, बुक, कोर्स कोई इतना नहीं सिखा पाएगा जितना आप जब उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे सॉल्व, वो चीज़ सिखाएगी। आपने अपने स्टार्टअप का कोविड का टाइम पीरियड भी देखा है जी। तो उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस है? आपको भी ऐसा नहीं लगा कि भाई चलो अब तो ख़त्म हो गया ये, तो अब तो कुछ नई स्टार्ट करनी पड़ेगी? देखो, कोविड ने 2 तरीके के बिजनेस पे इम्पैक्ट डाला है। एक वो बिजनेस जो फेल हो गए, जिनका अच्छा खासा चल रहा था, होटल इंडस्ट्री। दूसरा वो बिजनेस जो कुछ भी नहीं थे और 15 दिन के अंदर अंदर इतना फ्लरिश हो गए। हॉस्पिटल इंडस्ट्री थी, आप देखो कितनी फ्लरिश हो गई। सोशल मीडिया इंडस्ट्री थी, सबसे बड़ी कंटेंट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री थी। मेरे लिए जो इम्पैक्ट आया वो फर्नीचर मार्केट में आया। मेरे ऑलरेडी फर्नीचर लगे हुए थे, मेरे ऑलरेडी एसीज लगे हुए थे। अब मार्च का ये टाइम होता है जब लोग वापसी जाते हैं, बिल्कुल उसी टाइम कोविड आ गया। अब मेरा वो सामान अटक गया। अब फॉर्चुनेटली ये था कि डीलर्स भी उस चीज़ को समझ पा रहे थे कि हाँ एक आपदा आई है, कर लेंगे मैनेज। अब दूसरा आता है कि यार मेरा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। उस चीज़ को मैंने पॉजिटिवली देखा कि यार मैं नया क्या कर सकता हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स भी तो कुछ नया कर ही रहे हैं ना, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस बाहर जाते थे, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भी सोचा यार कुछ तो ऐसा होगा जो मैं टैप कर सकता हूँ। फिर जब लॉकडाउन आया तो माइंड में आ गया कि यार ये जो बीमारी है वो ब्रीदिंग की एक थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगी। उसी टाइम से मैंने अपनी जो नेटवर्किंग है वो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स में आना स्टार्ट कर दिया। तो जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स थे, जैसे हॉस्पिटल बेड्स थे, व्हील चेयर थे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स थे, बाईपैप मशीन थी, मतलब इस इंडस्ट्री में मैंने नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इस टाइम पे एक होता है ना कि आपको समझ आना चाहिए कि वो चीज़ कब आने वाली है, उससे पहले ही प्रिपेयर कर लो। तो मैंने अपने डीलर्स को इसलिए प्रिपेयर कर लिया अपने नेटवर्किंग से। अब वो प्रिपेयर कैसे करा, उनको विश करके, क्रिएटिव्स भेज के कि मैं आपका बिजनेस बढ़ाऊंगा, सपोर्टिव मैसेज भेज के, मतलब उनके दिमाग में खो गया कि यार रेंट सवेरा और आयुष नाम का एक बंदा है मार्केट में। अब अप्रैल मई तक सब सही चला। जून में आपको देखा होगा कि बहुत गंदा फेज आया ऑल ओवर वर्ल्ड में, डेथ रेट बढ़ गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ गई, ऑक्सीजन की मारामारी हो गई थी। उस टाइम मेरे पास आप मानोगे 2-2, 3-3 बजे तक कॉल आते थे कि यार हमें कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो। तो मैंने उन डीलर से बात करके उनके यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचवाए। प्रॉफिट बना नहीं बना वो सेकेंड मतलब चीज़ है। सोशल सर्विस ही थी उस टाइम। बिल्कुल। तो मतलब वो एक स्टार्टअप का एक SKU ऐड हो गया है ना। तो मतलब कोविड आया तो उस चीज़ को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो एक आपको बैरियर आ रहा है या जो एक प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को हमेशा अगर आप
एज एन अपॉर्चुनिटी उसमें निकाल लोगे ना, तो आपका स्टार्टअप फ्लरिश हो जाएगा। जैसे वो बोलते हैं कि 10 गेट बंद हुए हैं तो एक खुला ज़रूर होगा। तो वो कोविड भी मेरे लिए जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स वाली एसक्यू थी वो एक गेट था। ये आप यंग है, 24 की एज पे हैं, इस एज में लोग मतलब बेसिकली आज की डेट में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं और आप अपनी जॉब पे लगे हुए हो, स्टार्टअप पे लगे हुए हो, तो मतलब कैसे मैनेज करते हो? देखो मेरी जो एज है, या सपोज अब तो मैं 24 का हो गया, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, मैं उनको भी ये नहीं कभी नहीं बोलूंगा कि पार्टी मत करो, बिल्कुल करो, एज ही वही है। 26 साल में आके रिग्रेट करोगे वरना। अब आज के टाइम में, उस टाइम में सिर्फ बुकिश नॉलेज लेता रहता या स्टार्टअप करता रहता, बच्चों के साथ, मतलब बच्चों एज इन कि मेरे बैचमेट्स के साथ नहीं जाता, पार्टी नहीं करता, तो मेरे को अभी आज के टाइम में रिग्रेट होता। मैं हो सकता है शायद अपने स्टार्टअप को कोस रहा होता कि यार काश ये ना होता, काश वर्ड तो लाना ही नहीं कभी। तो हर चीज़ की एज है, हर चीज़ की एज है, उसमें उस चीज़ के हिसाब से एंजॉय करो। डिस्ट्रैक्शन तभी आएगी जब आप आपको उस चीज़ की लत लग जाएगी। एक सबसे अच्छे फाउंडर का जो स्किल सेट होना चाहिए वो मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो पीपल मैनेजमेंट हो, चाहे वो वर्क मैनेजमेंट हो। अब इसी से अगर मैं बोलूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार MBA सिखाता क्या है, MBA कुछ नहीं सिखाएगा आपको। MBA आज के टाइम में MBA कॉलेजेस बस एक जॉब कंसल्टेंसी फर्म के नाम पे हो गए हैं कि आपने अगर कैट में अच्छे मार्क्स लाए तो आप IIT में चले गए, IIT में जो कंपनी आएगी वो 20 लाख के पैकेज पे आएगी। यही अगर आपको उसी सेम स्किल सेट का बंदा आपने अगर सपोज किसी भी XYZ कॉलेज से करी है, दिल्ली NCR के, आपके कैट में कमाए थे बिकॉज, तो आपको जॉब आप वही करोगे, लेकिन 20 लाख के पैकेज की 4 लाख रुपए में जॉब करोगे। तो आयुष जी, आपने एक मतलब अच्छा बिजनेस सेंस डेवलप किया है, लेकिन जनरली जब एक स्टार्टअप चलता है तो उसमें मेंटर का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो भी फाउंडर्स होते हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो आपके साथ भी कोई मेंटर हैं और उनका क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में? सबसे बड़ा मेरा मेंटर और गाइडेंस मेरे को दिया मेरी मिस्टेक्स ने। जो मेरे फेलियर हुए हैं वो मेरे लिए सबसे बड़े मेंटरशिप से कम नहीं थे वो मेरे लिए। अब मैं मान लो मार्केटिंग में फेल हुआ तो उसमें मेरे को समझ आया कि यार ये चीज़ की जगह ये चीज़ करनी चाहिए। तो मेंटर्स मेरे थे, मेरी फैमिली मेंटर थी। अब जो रही बात आती है पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है और पैसा कब निकालना है, वो मेरे को मेरे दादाजी ने सिखाया। जो मेरे दादाजी थे, मेरे को याद है मैं बचपन में उनके साथ सब्जी लेने जाता था, सब्जी मंडी। तो जिस हिसाब से नेगोशिएट करते थे, नेगोशिएशन के भी 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये भी एक मैसेज है कि अगर आपको पता है कि यार 20 रुपये की चीज़ ऑलरेडी डीलर मेरे को 10 रुपये में दे रहा है, तो वहाँ पे नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको 10 रुपये की भी 9 में कराओगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये तो हमेशा नेगोशिएट कराता है, अगली बार वो आपको बताएगा 22 का, देगा 20 का। अगर आपका ट्रस्ट आ गया उस डीलर पे कि इसको रेट पता है और नेगोशिएट उस हिसाब से कराता है, जो कि मेरी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में कस्टमर से नेगोशिएशन चलता ही है, वेंडर से मेरा ज़्यादा चलता है कि कितने में मेरे को सामान मिल रहा है, तभी तो मैं आगे उतने में दे पाऊंगा। तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेरे दादाजी ने मेरे को सिखाई जब मैं बचपन में था। तो वो बचपन से ही चलता गया कि कौन सी चीज़ किस बंदे से लेनी है, क्या इन्फ्यूज़ करना है अपने अंदर। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जिनसे आपने मतलब एक अच्छा लेसन सीखा और आप उसको ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं? जी, तो मेरे को याद है जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा तो सिर्फ मोटिव था पैसा, है ना। ब्रांड वगैरह अभी भी है कि ब्रांड वगैरह बनती रहेगी यार, पैसा कमाओ, लेकिन नहीं, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब जब कॉलेज में थे तो दिख रहा था कि यार पार्टी वार्टी करने के पैसे सारे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पैसे हो रहे हैं, सारे घर वालों से लेता था, लेकिन इतना नहीं लेना पड़ा जिस हिसाब से पार्टीज थी। तो पैसे पे सारा सोल फोकस रहा, नेगोशिएशन पे सोल फोकस रहा। तो 2-3 चीज़ें थी जो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलूँगा कि स्टार्टिंग से ही फोकस करके रखो। डेटा आपका किंग है आगे आने वाले टाइम में। स्टार्टिंग में जो ऑर्डर्स आते थे कभी डेटा ही मैनेज नहीं करा, तो इनिशियल 1 साल में इतने ऑर्डर्स आए कि पता ही नहीं था, कि अंदाज़ा ही था कि यार एक मतलब लाख 1.5 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन अंदाज़ा था, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी। तो वो एक मेरी गलती थी जिससे मैंने सीखा कि नहीं यार, इसको मेंटेन करके रखो, डेटा तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद से डेटा मैनेज करके रखा पूरा, कस्टमर के नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पूरा सब मैनेज रखा। अब मार्केटिंग पे वो डेटा काम आया। सपोज मार्च नवंबर किसी ने एसी लिया, अगले साल मार्च में उसके पास अगर मेरा नंबर सेव नहीं हो, उसको मैसेज भेजे तो उससे रिपीट ऑडियंस आई, उससे रिन्यूअल्स आया मेरा। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग में भी कहीं भी ऐसे पैसे लगा दिए, फेसबुक पे ऐड आई, ठीक है 500 रुपये लगा दो। कभी ऑडियंस को समझने का जब जैसे धीरे धीरे ट्राई करा, 1 महीना 2 महीना, जब फेलियर आया तब जब ऑडियंस को समझा, तब मार्केटिंग सबसे बढ़िया काम आई। चाहे तुम फाउंडर हो, चाहे तुम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर कर लो,
या तुम मार्केटिंग को एक्सपर्ट हायर कर लो 50 लाख की सैलरी का। जब तक एक फाउंडर को अपनी ऑडियंस नहीं पता होगी तब तक वो नया प्रोडक्ट, नया विजन ला ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट आयुष जी, रेंट सवेरा के फाउंडर। इनकी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक रही और आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हम देखते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी जॉब से एग्जिट करते हैं अपने स्टार्टअप जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आयुष जी ने साबित किया ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी जॉब से एग्जिट करें, आप दोनों चीज़ों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में कहना चाहूँगा, आप भी अपने सपनों के पीछे लगे रहिए, अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मुकेश सिंगला, एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल, इसी सीरीज़ में आपसे विराम लेता हूं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।